वेलकम बैक गाइस। एंड आज जो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे दैट इज़ पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, और उसके बाद अपन एनवायरनमेंट की बात करेंगे कि जो आपका बिजनेस होता है उसके ऊपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, अपन दोनों के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को जो चीज़ करनी है दैट इज़ पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजी। पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजीज के बारे में जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेफिनेटली, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पर करिएगा। इन 1985, याद रखिएगा 1985, इन हिज बुक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस, ये बुक का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये बुक का नाम भी ये इम्पॉर्टेंट है। माइकल पोर्टर माइकल पोर्टर ने प्रोनाउंस की 3 जेनेरिक स्ट्रैटेजीज, therefore he pronounced 3 generic strategies, namely cost leadership, that is no frills; differentiation, that is creating uniquely desirable products and services; and focus, that is offering specialized service in a niche market. Thereafter he subdivided the focus strategy into two parts, that is the cost focus and differentiation focus. These are shown as follows. इस यहाँ पर जो है जेनेरिक स्ट्रैटेजीज को दिया गया है। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ आती है इसमें कॉम्पिटिटिव स्कोप। इसके अंदर दो कैटेगरीज हो गई आपकी, ब्रॉड और नैरो, और लो कॉस्ट एंड हाई कॉस्ट। तो बेसिकली जब आप डिफरेंशिएशन की बात करते हो तो ये किससे कॉम्प्लीमेंट करती है? हाई हाई कॉस्ट लगता है डिफरेंशिएशन के अंदर, क्योंकि आपको सबसे अलग प्रोडक्ट देना है, यूनिक प्रोडक्ट देना है, तो बेसिकली उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको हायर कॉस्ट लगेगा ही। प्लस इट इज़ ब्रॉड, क्योंकि यहाँ पर आपका इनोवेशन का काफ़ी एस्पेक्ट जो है वो खुल जाता है कि आप काफ़ी इनोवेशन जो है इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद आता है ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। अगर आप ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप की बात करो तो यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए लो कॉस्ट की तरफ, क्योंकि जब आप लोअर कॉस्ट दोगे तभी आपको कॉस्ट लीडरशिप मिलेगी। लोग तभी आपके पास आएंगे जब आपके प्रोडक्ट गुड क्वालिटी के होंगे, बट प्राइजेस जो होंगी उसकी कंट्रोल में होंगी। एंड अगेन इसके अंदर जो आपका स्कोप है कॉम्पिटिशन का वो ब्रॉड है, क्योंकि जब आपको ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप मिल जाएगी तो आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर जो है उनको जो है काफ़ी इसका फियर बना रहेगा। अगर हम कॉस्ट फोकस की बात करें तो कॉस्ट फोकस यहाँ पर लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी कहलाती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी इसके अंदर आपको यही है कि आप कॉस्ट पर फोकस करेंगे और फोकस रहेगा उसको लोअर करने में। बट यहाँ पर जो आपका कॉम्पिटिटिव स्कोप है वो नैरो होता है, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन जो है इसके अंदर इतना नहीं हो पाता। देन यू हैव डिफरेंशिएशन फोकस, यहाँ पर भी आप फोकस कर रहे हो, बट डिफरेंशिएशन के ऊपर करने के लिए हायर कॉस्ट से करस्पॉन्ड करता है। अगेन यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटिव स्कोप जो है वो नैरो है। तो अपन को एक एक करके इन स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ना है कि क्या इनके बारे में कहा गया है, माइकल पोर्टर ने क्या बोला इनके बारे में, और कैसे ये स्ट्रैटेजीज को लेकर आए। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी यहाँ पे आती है कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रैटेजी। तो दिस स्ट्रैटेजी ऑल्सो इन्वॉल्व्स द फर्म विनिंग द मार्केट शेयर बाय अपीलिंग टू कॉस्ट कॉन्शियस और प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स। यानी यहाँ पर आपका फोकस किसके ऊपर रहेगा? कॉस्ट कॉन्शियस एंड प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, यानी जो लोग प्राइस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो वाला जो कस्टमर ग्रुप है वो आपका यहाँ पर फोकस रहेगा। दिस इज़ अचीव बाय हैविंग द लोएस्ट प्राइसेस इन द टारगेट मार्केट सेगमेंट, और एटलीस्ट द लोएस्ट प्राइस टू वैल्यू रेशियो, दैट इज़ प्राइस कंपेयर टू व्हाट द कस्टमर्स रिसीव। अगर आपका कॉस्ट प्राइस टू वैल्यू रेशियो कम रहेगा तो यहाँ पर आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि कॉस्ट डिवाइडेड बाय द वैल्यू, तो यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट है अगर वो मिनिमाइज होगी तो कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो आपका कम आएगा, विच इज़ अ गुड साइन। और यहाँ पर अगर आपको कॉस्ट फोकस लोगों को अगर विन करना है, इफ़ यू वांट टू अचीव बेस्ट इन दिस मार्केट, देन आपको जो है अपना कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है लोएस्ट प्राइसेस इन द टारगेट मार्केट सेगमेंट। To succeed at offering the lowest price while still achieving profitability and high return on investment, the firm must be able to operate at a lower cost than its rivals. There are three main ways to achieve this. तो मैंने आपसे कहा ही था कॉस्ट लीडरशिप में आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से सबसे कम प्राइसेस जो है वो चार्ज करने पड़ेंगे, और अपने राइवल से कम प्राइसेस जब आप चार्ज करोगे तभी आप जो है कॉस्ट फोकस कस्टमर्स को इंक्लूड कर पाओगे। अब ये आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो, तो इसके लिए 3 इन्होंने अप्रोचेस दे दी। द फर्स्ट अप्रोच इज़ अचीविंग हायर एसेट यूटिलाइजेशन, की जितना आपके पास एसेट बेस है आप उसको
अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें. इन मैन्युफैक्चरिंग इट विल इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ हाई वॉल्यूम्स ऑफ आउटपुट. दीज अप्रोचेस मीन्स द फिक्स कॉस्ट आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स. अगर आप ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो आपका जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहता है. आप चाहे उस मशीन को 10 घंटे चलाओ, 8 घंटे चलाओ, 6 घंटे चलाओ, जो उसका वहाँ पे इंस्टॉल करके जो आप जगह का रेंट दे रहे हो वो तो फिक्स्ड ही रहेगा. नाउ इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू प्रोड्यूस, टू कैरी आउट द प्रोडक्शन 24 आवर्स अ डे, 12 आवर्स अ डे, 10 आवर्स अ डे. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा प्रोडक्शन आप करोगे पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपका वो नीचे जाएगा. तो सबसे पहली अप्रोच आती है आपकी हायर एसेट यूटिलाइजेशन. ये अप्रोचेस के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे. तो resulting in the lower unit cost, that is the firm homes to take advantage of economies of scale and experience the curve effect. Second dimension is achieving a low direct and indirect operating cost. अगर आप direct और indirect operating cost को कम कर सको तो वो भी एक approach है. This is achieved by offering high volume of standardized products, offering basic no frills products and limiting customization and personalization of service. अगर यहाँ पर आप standardized product ऑफर करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसको कस्टमाइज़ करने के लिए और कस्टमर के जो विशेज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई करने में भी चार्जेस लगते हैं. तो वो चार्जेस यहाँ पर नहीं लगेंगे, वो वाला एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको नहीं लगेगा. अगर आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन कैरी आउट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है फॉर स्टैंडर्डाइजिंग, सॉरी, फॉर कस्टमाइजेशन और फॉर पर्सनलाइजेशन, वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा. सो दूसरी अप्रोच है दैट इज़ लोअर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इसको आप कैसे अचीव कर सकते हो? थ्रू स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट. तीसरा जो डायमेंशन है दैट इज़ कंट्रोल ओवर द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग ऑल फंक्शनल ग्रुप्स. तीसरा अप्रोच है आपका कि आप वैल्यू चेन के ऊपर कंट्रोल बनाए रखें और इसमें आप सारे फंक्शनल ग्रुप्स को इन्वॉल्व कर लें, जैसे फाइनेंस, सप्लाई और प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, इन्वेंट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, टू इंश्योर लो कॉस्ट, ताकि यहाँ पर जो आपका कॉस्ट है वो कम से कम रहे. तो यहाँ पर आप पूरे के पूरे वैल्यू चेन को जो है इसमें आप कंट्रोल कर सकते हो. वॉलमार्ट इज़ नोन फॉर स्क्वीजिंग इट्स सप्लायर्स टू प्राइस इट्स प्रोडक्ट्स रीजनेबली लो. तो यहाँ पर आप जो है वॉलमार्ट का एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ पर उन्होंने अपना पूरा वैल्यू चेन अपने अकॉर्डिंगली ही किया हुआ है और उनके जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो काफ़ी कम आते हैं. अगर हम वैल्यू चेन की बात करें तो इसके अंदर आपके काफ़ी एस्पेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं. अगर आप ट्रांसपोर्टेशन भी खुद का लगा दो और फिर आपका जो बाकी का कॉस्ट है अगर उसको भी आप रिड्यूस कर लो, पैकिंग भी खुद ही कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें जो है रिडक्शन में आ जाती हैं. कॉस्ट आपके कंट्रोल में आ जाता है क्योंकि आप एक्सटर्नल सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे. तो यहाँ पर आप पूरे वैल्यू चेन को भी कंट्रोल कर सकते हो. तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप कॉस्ट लीडरशिप ले सकते हो. कौन कौन सी 3 तरीके हैं? सबसे पहले तो आप प्रोडक्शन को जो है वो अच्छे तरीके से कैरी आउट करें, जुडिशियस यूज़ ऑफ एसेट्स और बेस्ट यूज़ ऑफ योर एसेट्स. दूसरा है आप अपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को कम करने की कोशिश करें. और तीसरा है आप पूरे के पूरे वैल्यू चेन को कंट्रोल करें. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर सकते हैं. द ग्रेटेस्ट रिस्क, ऑल्दो ये आप अचीव कर सकते हो लेकिन इसके अंदर एक रिस्क भी है, ये इंपॉर्टेंट है. द ग्रेटेस्ट रिस्क इन परस्यूइंग अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी इज दैट द कॉम्पिटिटर्स में फॉलो द सेम कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजीज एंड देयरफॉर द कंपनी हैज़ ऑलवेज टू बी on its toes to continuously reduce the cost. This can be done by adopting a Japanese Kaizen philosophy. ये भी important है, mark करें, Japanese Kaizen philosophy of continuous improvement among other techniques of reducing the cost. तो यहाँ पर since आप cost leadership चाहते हो तो आपको continuously जो है cost को कम करना पड़ेगा. इसके अंदर एक risk ये हो सकता है कि जो आपके competitors हैं वो आपको closely follow कर सकते हैं, and since they are following you closely they will also attempt to reduce the cost. और इसलिए यहाँ पर एक Japanese Kaizen philosophy होती है इसकी, जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अमंग अदर टेक्निक्स ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट. तो कंटिन्यूसली आप इम्प्रूव करो, जिसमें आप जो है अपने कॉस्ट को जो है टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो. अगला है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी इज़ अप्रोप्रिएट वेयर द टारगेट कस्टमर सेगमेंट इज़ नॉट प्राइस सेंसिटिव. मतलब यहाँ पर आपका जो टारगेट ग्रुप होगा वो प्राइस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए. द मार्केट इज़ कॉम्पिटिटिव और सैचुरेटेड. कस्टमर्स हैव वेरी स्पेसिफिक नीड्स विच आर पॉसिबली अंडरसर्व्ड. उनके कुछ स्पेसिफिक नीड्स होते हैं जो कि अंडरसर्व्ड होते हैं, अभी तक मीटअप नहीं हुए. तो ऐसे नीड्स को आप चाहो तो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो इन पर और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाकर इनको आप मीटअप कर सकते हो. The firm has unique resources and capabilities which enable it to satisfy these needs in a way that are difficult to copy. और आप यूनिक प्रोडक्ट्स लाकर, मैंने कहा ही कि आप यूनिक प्रोडक्ट्स लाकर उनको जो है सेटिस्फाई कर सकते हो
और उन नीड्स को इन तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हो कि और कोई उसको कॉपी ना कर पाए। डिफरेंशिएशन की जब आप बात करते हो तो इसका वर्ड आता है, रूट वर्ड आता है डिफरेंट यानी अलग। सो यहाँ पर इसलिए यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट की ज़्यादा एम्फोसिस होती है। सो डिफरेंशिएशन इज डीम्ड टू बी सक्सेसफुल व्हेन अ कंपनी इज एबल टू फेच अ प्रीमियम प्राइस for its products or services, has increased the revenue per unit, or is able to retain loyalty of its customers। तो यहाँ पर आप प्रीमियम प्राइस भी कस्टमर से चार्ज कर सकते हो, अपना का जो रेवेन्यू पर यूनिट है वो भी इंक्रीज होता है, और उसके साथ ही साथ आप अपनी कस्टमर लॉयल्टी भी जो है रिटेन कर पाते हो। डिफरेंशिएशन ड्राइव्स प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन एडेड प्राइस of the product outweighs the added expense to acquire the product or services। यहाँ पर आपका प्रॉफिटेबिलिटी में तभी एडअप होगा जब आपने जो एक्स्ट्रा उसकी प्राइस आ गई, क्योंकि आपने उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाए हैं, अगर वो आप रिकवर कर पा रहे हो दैट मीन्स यू हैव अचीव द डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। इट कैन बी अचीव बाय एक्सीलेंट ब्रांड मैनेजमेंट। एक तरीका है एक्सीलेंट ब्रांड मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप बहुत ही प्रॉमिसेबल ब्रांड एक तो क्रिएट करो, प्लस उसकी जो मार्केटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी रहे। सो एक्सीलेंट ब्रांड मैनेजमेंट के थ्रू आप इसको अचीव कर सकते हो, विच क्रिएट्स यूनिकनेस इन द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर आपको एक यूनिकनेस भी बतानी पड़ेगी जिसके तहत जो है लोग आपके प्रोडक्ट को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दें। ठीक है, or service even when the product is identical to the competitors। Adopting this strategy, Apple could brand its iPhones, computers, and iPads. Mercedes-Benz C-Class could sell its cars as most expensive ones. Cafe Coffee Day could differentiate its coffee. Nike could brand sports क्लोथिंग एंड शूज़। तो बेसिकली यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए हैं इन सब ने डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी ली है, इसलिए एप्पल आज टॉप ब्रांड है। हालांकि वो कॉस्ट लीडरशिप नहीं है बट वो डिफरेंशिएशन है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ है जो बाकी प्रोडक्ट्स नहीं ऑफ़र कर सकते। उनका अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम iOS चलता है, जबकि यहाँ पर बाकी स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड का यूज़ किया जाता है। तो एक तरफ एंड्रॉयड हो गया जिसमें सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, सैमसंग और ओप्पो एंड वॉट एवर यू हैव, एंड एक तरफ एप्पल iOS हो गया जिसमें सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने डिफ्रेंसिएशन जो है क्रिएट कर दिया है। फैशन ब्रांड्स एंड मल्टीनेशनल कंपनीज हैव टू डिपेंड ग्रेटली ऑन दिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि फैशन और जो मल्टी ब्रांड इंडस्ट्री है वहाँ पर तो आपको पता ही है कि यूनिकनेस का होना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइंस कई बार आपके कॉपी हो जाते हैं, तो अगर कोई फ्रेश डिज़ाइन है तो उसका इनोवेशन बेसिकली यहाँ पे ड्राइविंग फैक्टर है कि आपको एक इनोवेशन लेकर आना पड़ेगा। इनफैक्ट डिज़ाइंस फैशन इंडस्ट्री में भी इनोवेशन की बहुत वैल्यू होती है कि जब आप फ्रेश डिज़ाइंस या फ्रेश सेट लेकर आते हो आइडियाज़ का तो वो ज़्यादा काम करता है। However, this is not an app strategy and is not suitable for smaller companies। ये smaller companies के लिए suitable नहीं है because यहाँ पे cost काफ़ी लगती है, but it is suitable for bigger brands। इसलिए अगर आपने देखा हो तो जो भी इसके अंदर examples दिए हैं they are all expensive brands। मर्सिडीज़ हो गया, आईफोन्स हो गए, दैट इज़ एप्पल हो गया, नाइकी हो गया, इवन नाइकी इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। सो ये सारे के सारे जो भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर सब एक्सपेंसिव ब्रांड्स के हैं, बिकॉज दीज आर बिगर ब्रांड्स एंड इस्टेब्लिश कंपनीज। तो ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि R&D भी बहुत लगता है यहाँ पर, इसलिए कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए स्मॉलर कंपनीज के लिए ये स्ट्रैटेजी रिकमेंड नहीं की जाती। However, for ensuring success of its differentiation strategy, a company must undertake high quality research and development। High quality R&D होना है and innovation, be able to deliver premium products and services। आपका प्रीमियम कैटेगरी में आना चाहिए प्रोडक्ट। Rigorous branding यानी प्रॉपर तरीके से ब्रांडिंग होनी चाहिए, and marketing about differentiated offerings। Need to stay agile with their new product development processes। और आपको प्रोसेसेस को जो है और उसके साथ एजिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी उसको आपको कंटिन्यूस बेसिस पर करना पड़ेगा। जब आप कंटिन्यूस बेसिस पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते रहोगे तभी आपके नए नए प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में आते जाएंगे विद द सेम ब्रांड लॉयल्टी एंड गुड प्राइसेस। ओके, अगली जो स्ट्रैटेजी आती है दैट इज़ द फोकस स्ट्रैटेजी। फोकस स्ट्रैटेजी इज़ ऑल्सो नोन एज द नीश स्ट्रैटेजी। नीश के बारे में मैंने आपको बताया था कि नीश का मतलब क्या होता है। जब आप किसी और छोटी चीज़ में स्पेशलाइज कर जाते हो, दैट इज़ योर नीश, यानी दैट इज़ योर बेस्ट क्वालिटी, तो उसे हम नीश कहते हैं। सो यहाँ पर जो है नीश स्ट्रैटेजी कहलाती है। दिस इज़ सो बिकॉज कंपनी इज अडॉप्टिंग फोकस स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर आप एक ही चीज़ पर फोकस करते हो, फोकस ऑन नीश मार्केट्स, एंड by get hold of the dynamics of such niche market and unique requirements of the customers। Based on such understanding, they develop exclusively low cost products, particularly for such niche market।
तो यहाँ पर ये नीश मार्केट के लिए लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको डेवलप करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर सच नीश मार्केट। ड्यू टू दिस अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी इज़ डेवलप्ड। इसी कारण एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी जो है यहाँ पर डेवलप हो जाती है विद इट्स कस्टमर्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू एंटर। सच अ स्ट्रैटेजी इज़ ऑफन यूज बाय स्मॉल फर्म्स एंड कंपनीज। तो सिंस यहाँ पर डिफरेंशिएशन की स्ट्रैटेजी बड़ी कंपनीज के लिए थी, तो फोकस स्ट्रैटेजी जो है वो ज़्यादातर नीश मार्केट की वो स्मॉल फर्म्स और कंपनीज के लिए होती है। फर्दर सच कंपनीज में आइदर यूज़ अ कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस, वो उनके ऊपर होता है। वाइल कॉस्ट फोकस मेक्स द फर्म्स लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन सच नीश और सेगमेंट, डिफरेंशिएशन फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एन एडवांटेज थ्रू डिफरेंशिएशन विद इन द नीश और द सेगमेंट। ओके, देन यू हैव एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन द बिजनेस। तो ये टॉपिक आप 11th-12th में भी पढ़ चुके हो, आइदर इन योर बिजनेस एनवायरनमेंट का जो आपका वो होगा सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट होगा, उसमें आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा होगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, और कैसे बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, वो चीज़ अपन को इसके अंदर कवर करनी है। So, environmental influences of the business. The term environment in context of business refers to all external forces or factors having a direct or indirect bearing on the events relating to functioning of a business. तो जितने भी external और internal factors हैं उनका जो भी business पर effect पड़ता है वो अपन को यहाँ पर cover करना है। Business helps a country to accomplish economic growth, generate employment opportunity, and makes available various types of goods and services for human consumption. A business organization does not exist in a vacuum but has to take into account external and internal environment. Business environment may offer opportunities for any firm or pose threats to a firm. A business firm is also affected by a number of internal factors which are forces inside the business organization. While policymakers and managers on the top are concerned with the external environment, यहाँ से मार्क करिए कि पॉलिसी मेकर्स और टॉप मैनेजर्स को जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट आर मोर कंसर्न विद द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनका ज़्यादा फोकस जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट पे होता है। तो दो टाइप के एनवायरनमेंट हमको पता चल गए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जिस एनवायरनमेंट में आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है, और इंटरनल एनवायरनमेंट आपकी कंपनी का अंदरूनी एनवायरनमेंट है कि आपकी कंपनी के अंदर कैसा चल रहा है, वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है। According to Keith Davis, business environment is aggregate of all conditions. So it is an aggregate of all conditions, events and influences that surround and affect the business. Bayard O. Wheeler defines business environment as the total of all things external to a business firm which affect the organization and its operations. As per Arthur M. Weimer, business environment encompasses the climate or set the conditions, economic, social, or institutional, in which political or institutional, in which the business is conducted. Therefore, business environment may be defined as the sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise, but the business still depends upon them as they affect the overall performance and sustainability of the बिजनेस। तो यहाँ पर बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी जो है इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और उन फैक्टर्स को कहा जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दे मे बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। द फोर्सेस विच कंपोज द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इट्स, कौन से फोर्सेस होते हैं? इट्स सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, bankers, customers, economic conditions, market conditions, investors, technology, political parties, international institutions, and multiple other institutions working externally of a business constitute its business environment. These forces will influence the business even though they are outside the business boundaries. भले ही ये बिजनेस बाउंड्रीज के बाहर है लेकिन ये आपके बिजनेस को अफेक्ट ज़रूर करती हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल, चेंजेस इन द इनकम टैक्स रेट बाय द गवर्नमेंट while announcing the budget
the customers, reduce their consumption expenditure, and reduce quantity of the products purchased earlier from the company. Due to this, the macro level change, the business will need to rework its pricing policy to adopt to the tax rate change. Hence, even though the business had no participation in initiating the tax rate change, still had to adopt this change by reworking their pricing policy to maintain its previous profits. अगर टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, अगर इंडिविजुअल टैक्स स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, तो लोगों की परचेजिंग पावर पर भी फ़र्क पड़ेगा. इफ़ दे हैव टू शेल आउट मोर मनी इन गिविंग द टैक्सेस, दे विल हैव लेस रिटेंशन ऑफ मनी विद देम एंड उनकी परचेजिंग पावर भी नीचे जाएगी. उसी हिसाब से अगर हम कंपनीज़ की बात करें, अगर कंपनीज़ का टैक्स रेट कम होता है, इट इज़ बेनिफिशियल क्योंकि कॉस्ट कम होने में वो मदद करेगा. जैसे कि करंट बजट में अनाउंस किया गया था कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को 15% बेस रेट पे टैक्स लगेगा और एग्जिस्टिंग कंपनीज़ को जो है 20% बेस रेट पे 22% बेस रेट पे टैक्स लगेगा, जो कि पहले आपका 25 और 30% था. तो उसको रिड्यूस करके वो नीचे लाए हैं, विच विल बी encouraging more to the industries to come into the manufacturing sector. तो उसी हिसाब से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी आपकी जो इंडस्ट्री है या आपकी कंपनी है उसको बहुत अफेक्ट करता है. अब एनवायरमेंटल स्टडी करने का मतलब क्या हुआ या इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो अगर हम जनरल सेंस में भी सोचें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पूरा ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर कि हमें किस तरीके से ऑपरेट करना है वो इस पर डिपेंड करता है. कौन कौन से फैक्टर्स हमें अफेक्ट करेंगे, क्या अफेक्ट करेगा, इंटरनली हमारी वर्किंग कैसी है. तो हमारी जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सब इस पूरी स्टडी पे डिपेंडेंट है कि हमें कैसे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं और उन्हें अवॉइड करने के लिए या उनसे कोप अप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. तो हमारी जो भी स्ट्रैटेजीज़ होंगी वो बेसिकली अपनी एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड करती है. द बेसिस ऑफ स्टडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज. डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी सबसे पहला ही बोल दिया, एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, तो वो इसी पे ही डिपेंड करेगा. डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान्स टू डील विद चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, वो भी इस पे डिपेंड करेगा. फोकस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस एट द नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स ऑन द कंपनी स्टेबिलिटी, ये भी इस पे डिपेंड करेगा. एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ इफेक्चुअल काउंटर मेजर्स, ये भी होगा. एंड टू कीप द बिजनेस डायनामिक एंड अप टू डेट, तो ये सब भी आपका बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से जो है आप कर सकते हो. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल एंड एक होता है इंटरनल. अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है आपका वो आसपास का एरिया है, वो एक आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया. नेशन एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है आपके लिए. आसपास का पॉलिटिकल सिनारियो, नेशनल पॉलिटिकल सिनारियो और जो बाकी चीज़ें हैं, कस्टमर, सप्लायर्स, ये सब आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका वो एनवायरनमेंट कहलाता है जिससे आपकी कंपनी इंटरैक्ट करती है. that is the external environment. So external environment consists of all those factors that affect a business enterprise from outside its boundaries. बोला भी है from outside its boundaries. It consists of shareholders, legal competitors, customers, society, government, rules and regulations, policies and technology, etc. These are uncontrollable factors. आप इनको control नहीं कर सकते. These are uncontrollable factors and firms have to adapt. आपको इन फैक्टर्स के थ्रू अडेप्ट करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स. यू कैन नॉट चेंज दीज फैक्टर्स, सो दीज आर अडेप्टेबल. आपको इनको अडेप्ट करना पड़ेगा इस फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली to the components of this environment. External environment can be subdivided into micro environment and macro environment. Further, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जो है माइक्रो और मैक्रो सिनारियो में डिवाइड कर सकते हो. Different players in microenvironment normally do not affect all the firms of a particular industry equally. However, sometimes microenvironment of various businesses may remain more or less the same. अगर हम यहाँ पर मैक्रो और माइक्रो की बात कर रहे हैं, हो सकता है माइक्रो में जहाँ आपकी इंडस्ट्री सिचुएटेड है, अगर उसके आसपास के रूल्स और रेगुलेशंस हैं तो वो मोर और लेस सबको सेम तरीके से इफेक्ट करते हैं. लेकिन अगर हम मैक्रो की बात करते हैं, यानी नेशनल लेवल पर अगर कोई पॉलिसी आई है तो वो सारे बिजनेसेस को अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर सकती है. ठीक है. अगर आप यहाँ ऊपर डायग्राम में देखें तो एनवायरनमेंट को डिवाइड करके चार्ट फॉर्म में बताया गया है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्होंने, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. फर्दर एक्सटर्नल के दो पार्ट्स हैं, दैट इज़ माइक्रो एंड देन इट इज़ मैक्रो. माइक्रो के अंदर कौन सी आ गई? सप्लायर्स ऑफ इनपुट, कस्टमर्स, मार्केटिंग एंड इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक्स. और इसमें इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशो कल्चरल, डेमोग्राफिक,
नेचुरल एंड इकोलॉजिकल। और वैसे ही आपके इंटरनल में आते हैं वैल्यू सिस्टम, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपकी कंपनी के अंदर की जो पॉलिसीज़ हैं वो सब इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो अब अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट, यानी स्मॉल लेवल का आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है वो कैसे आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। सो दैट इज़ इंक्लूडेड इन द माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट, कि आप माइक्रो बेसिस पर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी कंपनी को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो द माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स इन द कंपनीज इमीडिएट एनवायरनमेंट, यानी कंपनी के जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो। माइक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स दोज प्लेयर्स हुज डिसीजंस एंड एक्शंस हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द कंपनी। Production and sale of goods are two important aspects of the modern business. The various constituents of microenvironment are as under. तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो है डायरेक्ट बेयरिंग जिनका होता है आपकी कंपनी के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी भी कंपनी या मॉडर्न बिजनेस का होता है प्रोडक्शन एंड सेल, की आपका प्रोडक्शन प्रॉपर होता रहे और उसी अकॉर्डिंगली उस पर ही आपकी जो है सेल डिपेंड करेगी। तो इसलिए जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है प्रोडक्शन एंड सेल, जो कि अफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से। सो द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट आर एज अंडर। तो माइक्रो लेवल पर जो बेसिक चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो ये नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहला है इसके अंदर सप्लायर्स, यानी जहाँ से आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हो। अगर सप्लायर्स के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं है तो आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में डिफ़िकल्टी आ सकती है। So suppliers, these supply of resources finances raw materials, fuel, power and other factors of production and pave the way of smooth conduct of the business। क्योंकि अगर सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा तो प्रॉपरली आप बिजनेस कंडक्ट नहीं कर पाओगे। Firms should keep themselves updated about the policies of the suppliers, as rise in the cost of input will influence their sales volume and profitability। तो आपको अपने सप्लायर्स के प्राइसेस के बारे में जो है बिल्कुल ही अवेयर रहना होगा, क्योंकि अगर प्राइसेस में राइज होता है तो वो वो आपके ऑपरेशंस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। द स्कार्सिटी ऑफ इनपुट्स, मतलब शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स ऑल्सो हैव अ बेयरिंग ऑन द प्रोडक्शन शेड्यूल्स। अगर इनपुट्स में कोई प्रॉब्लम है, स्कार्सिटी है, शॉर्टेज है, तो वो भी आपके प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है। फॉर स्मूथ प्रोडक्शन एंड सेल्स द बिजनेस शुड हैव मोर देन वन सप्लायर इन देयर लिस्ट और हैव एन अनहैम्पर्ड प्रोडक्शन शेड्यूल। अगर आपको स्मूथली अपना प्रोडक्शन शेड्यूल कैरी आउट करना है तो एक से ज़्यादा सप्लायर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला है आपका कस्टमर्स। तो कस्टमर्स तो आपका कस्टमर ही है जो बेसिकली आपको रन करने में मदद करता है। अगर कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो आप किसको सामान बेचोगे। तो कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द पीपल हु बाय एंड यूज द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द बिजनेस एंड आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट आर इट्स कस्टमर्स। अ बिजनेस में हैव डाइवर्स कस्टमर्स सच एज हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स, retailers, government and foreign buyers as in its portfolio. Since the sales of a product or service is critical for a firm's survival and growth, it is necessary to keep the customers satisfied। उसके बाद है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट करने में मदद करते हैं। अगर एडवर्टाइजिंग नहीं होगी तो आपका जो है लोगों के बीच में प्रेजेंस भी नहीं रहेगा। बोलते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो बेसिकली जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक आप बिकोगे नहीं। सो इसलिए यहाँ पर एडवर्टाइजिंग भी इंपॉर्टेंट है। सो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज इन द फर्म्स एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज प्ले एन essential role of selling and distributing its products to the final customers. They are the physical distribution firms, that is transportation firms, service agencies, that is media firms, financial intermediaries, that is banks and insurance companies, that assist in production, marketing and insurance of the goods against loss of theft or fire, etc. Businesses has to maintain healthy relations with them to carry on their activities smoothly. All these factors are largely controllable by the firms, but they operate in the larger macro environment beyond their कंट्रोल। ऑल्दो आपके रिलेशंस जो हैं इन लोगों के साथ आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हाँ, कई बार कुछ फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपका भी बस नहीं चलता, तो आप इन चीज़ों को भी कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है, अगले आते हैं कॉम्पिटिटर्स। बट ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर्स भी आपको बहुत अफेक्ट करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ भी जो है आपको अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। सो डिफरेंट फर्म्स इन एन इंडस्ट्री compete with each other for the sale of their products. This competition may be on the basis of pricing of their products and also non-price competition
through competitive advertising such as sponsoring some events to promote the sale of different varieties and models for their products. They constantly watch the competitors' policies and adjust their policies to gain the customer confidence. सबसे लास्ट में आता है आपका पब्लिक. Finally, the publics are an important force in external microenvironment. Public, according to Philip Kotler का नाम याद रखिएगा, is any group that has an actual or potential interest in or impact the company's ability to achieve its objective. A public is any group that has an actual or potential interest or impact on an organization's ability to achieve its interest. Environmentalists, media groups, women associations, ये सब public के अंदर आते हैं. Although they might not be your customers, but हाँ, अगर किसी को affect होता है आपके product से, तो ये लोग जो हैं बीच में आवाज़ उठा सकते हैं. So they can be environmentalists, they might not be your customers, पर इनको शौक होता है ऐसी चीज़ें करने का. होते हैं ना एनवायरमेंटलिस्ट कि आप ये मत करो, इस प्रोडक्ट से एनवायरनमेंट को खतरा है, एनिमल्स को खतरा है, तो ये सब मत करो. मीडिया ग्रुप्स हो सकते हैं, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप्स हो सकते हैं, लोकल ग्रुप्स, सिटीजन्स एसोसिएटेड आर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ publics which have an important bearing on the business decisions of a firm. For example, fashion firms जो होती हैं उन पे animals जो जैसे पीटा हो गया, वो उन पे बोल सकता है कि आप फर का यूज़ मत करो क्योंकि एनिमल्स को मारा जाता है और ये सब है. तो बेसिकली ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो पब्लिक के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं. कंपनीज ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ दीज ग्रुप्स टू मेक फंक्शनल पॉलिसीज़, और कभी कभी कंपनीज जो है इन ग्रुप्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली भी अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो चेंज करती है. ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे एक्सटर्नली जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे. अब अपन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे वो मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, मतलब एट लार्ज कि आपको कौन से फैक्टर्स नेशनल बेसिस पे आपको अफेक्ट कर सकते हैं. तो वो एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे. मैक्रो मतलब ह्यूज, माइक्रो मतलब स्मॉल. ठीक है, अब अपना नेक्स्ट है एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट. सो एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में अपन को देखना है, दैट इज़ एनवायरनमेंट एट लार्ज. अपन ने इसके पहले एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट देखा था, अब एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट है. Apart from microenvironment, business firms also come across some other external environmental forces which are beyond their control and operate at the macro level. Because of the uncontrollable nature of such macro forces, a firm has to adjust or adapt itself to harness the opportunities thrown by such forces and mitigate the threats. These factors are as follows, that is the economic environment. Economic environment includes all those factors which have an economic impact on the business. Accordingly, total economic environment consists of agriculture, industrial production, infrastructure, planning, basic economic philosophy, stages of economic development, trade cycles, national income, per capita income, savings, money supply, price level, fiscal एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ एंड पॉपुलेशन. तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं. एट लार्ज अगर आप इनको देखें तो ये सारे के सारे नेशनल फैक्टर्स ही कहलाते हैं. तो इन सब को आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है. The economic environment has definitely an impact on the activities of the business enterprise. In capitalist economies, the economic decisions concerning investment, production, and sale are driven by the profit motives, while in socialist economy, such decisions are taken by the public sector and driven by social welfare motive rather than profit maximization. In a mixed economy, public and private sectors have a coexistence and they may individually or jointly own such factors of production. तो इन तीन इकोनॉमीज़ के बारे में आपने ऑलरेडी अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. कौन कौन सी इकोनॉमीज़ है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आपको पता ही है तीनों के बारे में. इट इज़ सेम दैट यू हैव डन इन योर 12th स्टैंडर्ड. Choice of alternatives regarding allocation of resources such as what to produce, how to produce, and for whom to produce, nature of technology and techniques of production, timing of production, etc. will be different in capitalist, socialist and mixed economies. तो ये decisions कि हमें क्या produce करना है, कब produce करना है, क्या technology use करनी है, क्या techniques use करनी है, ये तीनों economics के accordingly different होगा. The business firm has to keep in mind the economic environment in which it operates. बेसिकली आपको अपना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी देखना पड़ेगा जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपने डिसीजंस को शेप अप करना पड़ेगा. ये था पहला फैक्टर, दैट इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट का जो आपका फैक्टर है उसमें पहला था ये
economic environment. अगला है political and legal environment. The political legal environment includes the activities of three political institutions. कौन सी तीन political institutions हैं? That is the legislature, executive and the judiciary, which usually play a useful role in shaping, directing, developing and controlling the business activities. ये line बहुत important है, आपसे पूछी जा सकती है. In order to attain a meaningful business growth, a stable and dynamic political and legal environment is very important. अगर आपको meaningful business growth चाहिए तो उसके लिए आप बहुत ज़रूरी है कि आपका जो political और legal environment है उसके accordingly आपकी business की जो growth है वो इस पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड करती है. लीगल एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. क्यों? एज वेरियस लॉज आर इन फोर्स to regulate the operations of the business enterprises. They relate to standard of products, packaging, protection of environment and ecological balance, ban on advertisement of alcohol and medicines, advertisement of certain products with statutory warning, for example, cigarette, etc. Laws also exist to prevent restrictive trade practices, that is RTP and monopoly. तो ये सब अपन ने कंपटीशन में भी देखा था कि किस तरीके से आपको पॉलिटिकल फैक्टर्स भी जो हैं वो अफेक्ट करते हैं. तो लीगल पॉलिटिकल फैक्टर्स आपको अफेक्ट कर सकते हैं. ये दूसरा पॉइंट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का. इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है जो कि तीसरा फैक्टर है. दिस इज़ ऑल्सो अ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल फैक्टर. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है. So technological environment, technology implies systematic application of scientific and other organized knowledge to practical tasks or activities. It includes innovations too. As technology is changing fast, businessmen should keep a close look on those technological changes for its adaptation in their business activities. Not adopting technological changes and imitating innovation is not possible as technical threats from external environment have to be converted into opportunities and gainfully employed in the business operations. तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी जो है आपको लेना पड़ेगा. अगर आपको इनोवेशन करनी है तो अपने दम पर जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाना पड़ेगा. आप दूसरे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स जो जिन लोगों ने लिए हैं ऑलरेडी आप उनको इमिटेट नहीं कर सकते. आपको जो है अपने हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को डिसाइड करते हुए आगे बढ़ना है. अगला है ग्लोबल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट. द ग्लोबल एनवायरनमेंट और बॉर्डरलेस वर्ल्ड plays an important role in shaping up the business activity. With the liberalization and globalization of the Indian economy in 1991, there have been significant economic and political changes and increasing role for the private sector to play since then. The global business environment is radically affected by the principles and agreements of the World Trade Organization as it keeps a watch and regulates the business transacted in the international environment. तो international bodies भी हैं और since हम already liberalization और globalization state से गुजर चुके हैं in 1991 तो अपने यहाँ भी क्योंकि आप इंटरनेशनली अब आपकी प्रेजेंस भी है और इंटरनेशनल लॉज भी आपके ऊपर अफेक्ट करते हैं तो जो भी इंटरनेशनल लेवल पे होता है उसका कुछ ना कुछ फ़र्क इंडिया के अंदर भी होता ही होता है. देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स belonging to the external environment that can affect your business. Then you have socio-cultural environment. The social environment consists of the social values, concern for social problems like protection of environment against pollution, providing employment opportunities, healthcare for aged and old, etc. Consumerism, that is indulging in fair trade practices to satisfy the human wants. तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं. द कल्चरल एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, norms and ethics of the society. The buying habits, buying capacities, tastes, preferences, and many other factors are dependent on the cultural environment. For example, in India, beef is not eaten by a majority of people as it is not a part of their culture. Similarly, white wedding dress is very less preferred in the Hindu weddings. Therefore, business has to offer socially acceptable goods to maintain its positive business image and survive competition. Every business has to keep in mind the business operation successfully meet the ethical and value system of the society and if not making the necessary changes. तो बेसिकली जहाँ पर आप ऑपरेट कर रहे हो उस लोकेशन का कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है. जैसे अपन ने देख लिया ऊपर एग्जाम्पल ऑफ बीफ एंड एग्जाम्पल ऑफ वाइट वेडिंग ड्रेस. जैसे कि ये दोनों ही चीज़ें इंडिया में इतनी प्रेफर नहीं होती लेकिन अगर आप बाहर जाके देखेंगे इंडिया के बाहर तो वाइट वेडिंग ड्रेस का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है. इट इज़ अ ह्यूज सेलिंग पॉइंट
एंड सिमिलरली बीफ जो है उनका रेगुलर डाइट है, तो बेसिकली इसलिए ऐसी चीज़ें जो है इंडिया में नहीं चलती। तो आपको सोशो कल्चरल इफ़ेक्ट भी देखना पड़ता है। देन यू हैव द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स जेंडर रेशियो, size and growth of population, life expectancy of the people, rural urban distribution of population, the technological skills and education levels, language skills of the labor force. All these demographic features have an important bearing on the functioning of the business firms. For example, huge populated countries such as India and China can adopt labor intensive technologies than capital intensive ones to give employment to its labor force. Similarly, the population of kids will decide the product range and the space for such product to be offered इन अ मॉल वाइल प्लानिंग लॉजिस्टिक्स। तो जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं तो डेमोग्राफी का मतलब होता है कि आपके यहाँ जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, कहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है, कहाँ पर नहीं है, इनफैक्ट कहाँ पर जो पॉपुलेशन है किस एज रेंज की है, तो वहाँ पर कौन से प्रोडक्ट्स ज़्यादा चलेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डेमोग्राफी पे डिपेंड करता है। इसे डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। देन यू हैव द नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें आपका नेचुरल सराउंडिंग्स आते हैं। आपका नेचुरल सराउंडिंग्स पे ही डिपेंड करता है कि किस टाइप के रॉ मटेरियल्स आपको उस लोकेशन पर मिल सकते हैं और कौन से रॉ मटेरियल्स जो हैं आपको एक्सटर्नली प्रोक्योर करने पड़ेंगे। सो नेचुरल एनवायरनमेंट, द नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मेनी इनपुट सच एज रॉ मटेरियल एंड एनर्जी which the firms use in their productive activity. The natural environment, which includes geographical and ecological factors such as minerals and oil reserves, water and forest resources, weather and climatic conditions, and port facilities are all highly significant for various business activities. For example, steel producing industries are set up near the coal mines to save the cost of transportation of distant locations. The natural environment also affects the demand for goods. For example, places with hot temperatures will have high demand for air conditioners. Areas which are highly polluted will have more scope for selling air purifiers. Similarly, weather and climatic conditions influence the demand pattern for clothing, building materials for housing. For example, natural calamities like floods, droughts, earthquake, etc. are devastating for business activities. तो naturally भी जहाँ आपका आप जहाँ सिचुएटेड हो वहाँ के नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो भी आपके बिजनेस को अच्छे तरीके से जो है अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। Then you have next is the ecological environment. Though natural resources such as air, water, and solar energy can be replenished, yes, yet business organizations are polluting these resources by dumping chemical industrial waste in water and affecting the ozone layer. The environmental damage to water, earth, and air caused by the industrial activity of mankind is harmful for future generations. Business enterprises should understand their social responsibility and use the resources meticulously. Legislative measures are also brought in by the Government Pollution Control Board to protect the natural environment. Even as a part of self accountability, the renewable resources should be used wisely so the rate of consumption does not exceed the rate of replenishment. इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अपन बात करें तो बस इतना कहा गया है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो उनको जुडिशियसली यूज़ करो और इस तरीके से यूज़ करो ताकि उनको ईजिली रिप्लेनिश भी किया जा सके, ओवर कंजम्पशन ना हो, वेस्टेज कम से कम हो और मैक्सिमम यूटिलिटी जो है एक रिसोर्स से निकाली जाए और जब तक वो रिप्लेनिश ना हो जाए तब तक दूसरी बार उसको जो है यूज़ ना किया जाए। ठीक है। तो इकोलॉजिकली भी ये एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जिस पे आपका बिजनेस डिपेंड करता है। ठीक है। इसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स जब अपने ख़त्म होते हैं, अपन ने दोनों ही देख लिए, दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगला जो आता है अपना इंटरनल एनवायरनमेंट आता है, जो कि हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो होता है कि आप इंटरनली किस तरीके से फंक्शन कर रहे हो, इंटरनली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चल रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं। Survival and growth of a business depends upon its strength and adaptability to the external environment. The internal strengths represent its internal environment. Internal strengths represent its internal environment. Important line. These consist of financial, physical, human, and technological resources. Factors in the internal environment of business are to certain extent controllable
because the firm can change or modify these factors to improve its efficiency. क्योंकि इन factors को firm change कर सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक ये factors जो हैं firm के control में होते हैं. However, the firm may not be able to transform all the factors. The various internal factors are as follows. सबसे पहला है आपका value system. The value system of an organization means the ethical beliefs that guide the organization in achieving its mission and objectives. The value system of a business organization also determines its behavior towards its employees, customer, and society at large. Mark करिएगा ये lines important हैं. The value system of a business organization makes an important contribution to its success and its prestige in the world of business. For instance, the value system of GRD Tata, the founder of Tata Group of Industries, was its self imposed moral obligation to adopt morally just and fair business policies and practices which promote interest of the consumers, employees, shareholders, and society at large. तो GRD टाटा का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ है वो कहीं न कहीं फेयर पॉलिसीज़ है और उसमें सबका इंटरेस्ट जो है वो कवर होता है। इसीलिए जीआरडी टाटा का जो एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया है वो काफ़ी वैलिड है यहाँ पर, बिकॉज़ देयर वैल्यू सिस्टम इज़ क्वाइट ग्रेट. This value system of GRD Tata was voluntarily incorporated in the Articles of Association of TISCO, a premier Tata company. Infosys Technologies, which won the first National Corporate Governance Award in 1999, important fact, attributes its success to its high value system, which guides its corporate culture. To quote one of the reports, our corporate culture is to achieve our objectives in the environment of fairness, honesty, transparency, and courtesy towards our customers, employees, vendors, and society at large. Thus, value system of a business firm has an important bearing in its corporate culture and determines its behavior towards its employees, shareholders, and society as a whole. तो वैल्यू कल्चर की जब हम बात करें कि आपका इंटरनली ऑफिस कैसा है, वहाँ पे बिहेवियर पैटर्न कैसा है लोगों का, किस तरीके से आप फंक्शन करते हो, आपका बिहेवियर आपके एम्प्लॉयज़ और बाकी स्टेक होल्डर्स की तरफ कैसा है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके बिजनेस के रनिंग में. क्योंकि अगर आपका इंटरनल एनवायरनमेंट या वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, एथिकल नहीं है, तो इंटरनली ही बहुत सारे लूप होल्स जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं. Then you have mission and objectives, the business domain of the company, direction of development, business philosophy, business policy, etc. are guided by the mission and objectives of the company. The objective of all firms is assumed to be maximization of profit. Mission is defined as the overall purpose or the reason for its existence, which guides the and influences its business decisions and economic activity. The mission and vision and value of Reliance are as under. तो अपन ने ये मिशन और विजन पहले उसमें भी पढ़ा था जब अपन ने फर्स्ट से सेकंड चैप्टर किया था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का. वो ही सेम मिशन और विजन यहाँ पर भी है. मिशन और विजन तो ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है कि हर फर्म का होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन मिशन जो होता है उसका वो ओवरऑल फंक्शनिंग होती है कि वो एग्जिस्टेंस में ही क्यों है, उसका मतलब होता है मिशन. ठीक है. मिशन के बारे में क्या लिखा है? टू प्रोवाइड द बेस्ट एंड मोस्ट वैल्यू एडिंग एडवाइस विद इन द इन्वेस्टर रिलेशंस, फाइनेंशियल कम्युनिकेशंस, मीडिया रिलेशंस, क्राइसिस कम्युनिकेशंस, इशू मैनेजमेंट एंड CSR रिपोर्टिंग, टू बी एन इंडिपेंडेंट sparing partner, and to provide excellent advice for our clients in connection with IPOs, ECM, and merger and acquisition transactions, corporate governance related issues, as well as in connection with the preparations of contingency communication plans regarding the public takeovers. तो जैसे यहाँ पर इनका पूरा का पूरा मिशन दिया हुआ है, यानी इनका जो सोल पर्पस है एग्जिस्टेंस का वो क्या है? स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को मेंटेन करते हुए चलना, जो रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस हैं उनको मेंटेन करते हुए चलना. ठीक है. Reliance's activity shall be of benefit for both our clients, collaboration partners, employees and shareholders. और इनका विजन क्या है? To be our clients' first call and preferred collaboration partner within our business areas, to consistently exceed our clients' expectation for professional and value-adding advice. Our objective is long-standing and trustful client relationships created via excellent advice and service. तो ये कहाँ पर खुद को देखती है कंपनी कि सबसे पहले अगर किसी भी क्लाइंट को अगर इन चीज़ की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहला ध्यान आपकी कंपनी का आए. और आपका मिशन क्या है कि आप जो है एग्जिस्टेंस है, आपका सोल एग्जिस्टेंस किस लिए है, वो कहलाता है आपका मिशन. और फिर आता है आपका विजन, यानी कि जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो. ठीक है. देन कम्स वैल्यूज़.
Reliance is governed by our fundamental values, that is quality. We do not compromise. We have a passion for the best quality and innovation. We are innovative and wish to enthuse our clients. ये था आपका वैल्यूज़। तो ये भी आपका एक इंटरनल फैक्टर ही है जहाँ पर आप अपना मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करते हो, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो और किस तरीके से पहुँचना चाहते हो, वो आपका मिशन और विज़न स्टेटमेंट जो है वो बताता है। और उसको ऑल इन ऑल कंप्लाई करना और फॉलो करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। Then it is the organization structure, the organizational structure, the composition of the board of directors, the professionalism of management, etc. are important factors influencing the business decisions. An efficient working of a business organization requires that the organization structure should be conducive for quick decision making. Important. कि आपका जो एफिशिएंट वर्किंग है बिज़नेस की, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कंड्यूसिव है, मतलब बहुत ईज़िली अवेलेबल है एंड बहुत ही क्विक डिसीजन मेकिंग में बिलीव करता है। तो ये चीज़ उनके रूटीन में ही है। तो बेसिकली जब तक ऐसा होगा नहीं, तब तक आपका बिज़नेस जो है एफिशिएंटली रन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है एफिशिएंट रनिंग फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ योर बिज़नेस। The board of directors is the highest decision making body in a business organization. You all know that. For efficient and transparent working of the board of directors in India, it has been suggested that the number of independent directors be increased. तो क्योंकि independent directors का कहीं पर से भी दूर से दूर relation नहीं होता, you also know section 149 one of the Companies Act 2013 जिसमें बोला ही गया है कि independent directors का अपॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में जो शर्तें हैं वो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो शर्तें हैं उसमें लिखा ही गया है कि उसका कहीं से भी दूर से दूर कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए कंपनी से। इसलिए ताकि इनके फंक्शनिंग में फेयरनेस बनी रहे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का कॉन्सेप्ट लाया गया था। नेक्स्ट इज द कॉर्पोरेट कल्चर. Corporate culture and style of functioning of top managers is important factor for determining the internal environment of a company. Corporate culture is an important factor for determining the internal environment of any company in a closed and threatening, यहाँ से मार्क करिएगा, in a closed and threatening type of corporate culture, the business decisions are taken by the top level managers while the middle level and lower level managers have no say. उनका कोई say नहीं होता business decision making में. This leads to the lack of trust and confidence among the subordinate officials of the company. In an open and participating culture, business decisions are taken by lower level managers and top management has a high degree of confidence in the subordinates. Free communication between the top level management and the lower level managers is the rule in this open and participatory type of corporate culture. तो जहाँ पर भी open और participatory type of corporate culture होता है, that is more efficient और more यह satisfactory होता है. It is a more preferred company to work in. क्योंकि अगर आप थ्रेटन तरीके से डिसीजंस लोगे, देन इट विल जस्ट बी कि आपके ऊपर से जो भी डिसीजन आया, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, आपको बस वो फॉलो करना है ब्लाइंडली. यू डू नॉट हैव एनी से in those kind of decisions. Then you have quality of human resources कि आपका जो employee base है उसकी quality क्या है. Quality of employees, that is of human resources of a firm, is an important factor of internal environment of a firm. The characteristics of human resources like skill, quality, capabilities, attitude, and commitment of its employees, etc., could contribute to the strength and weaknesses of an organization. It is difficult for the top management to deal directly with all the employees of the business firm. Therefore, for efficient management of human resources, employees are divided into different groups. The manager may pay little attention to the technical details of the job done by a group and encourage the group cooperation in the interest of a company. तो आपको पता ही है कि जो क्वालिटी ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्सेज है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टॉप लेवल सब पे ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए अलग अलग लेवल्स पर मैनेजर्स को जो है अपॉइंट किया जाता है. देन यू हैव लेबर यूनियंस कलेक्टिवली बार्गेन्स विद द मैनेजर्स फॉर बेटर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स एक्सेट्रा. For the smooth working of a business firm, good relations between management and labor union is required.
Then you have physical resources and technological capabilities. Physical resources such as plant and equipment and technological capabilities of a firm determine its competitive strength, which is an important factor for determining its efficiency and unit cost of production. क्योंकि जितने बेटर आपके पास रिसोर्सेज रहेंगे उतना ही स्मूथ आपका प्रोडक्शन रहेगा और उतनी ही आप कॉस्ट सेविंग भी कर पाओगे, क्योंकि उसमें रन अप की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट सेव होगा। अगर वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर पाएगा आपका स्टाफ, उनके पास टेक्निकल स्किल होगी, तो मशीन ज़्यादा बार ख़राब नहीं होगी और एफिशिएंट प्रोडक्शन, क्योंकि फ़ास्ट तरीके से ऑपरेट हो पाएगी, तो एफिशिएंट प्रोडक्शन भी चलता रहेगा। Research and development capabilities of a company determines its ability to introduce innovations which enhance the productivity of the workers. अगर आप चाहो तो R&D का यूज़ करके बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर मशीन्स को भी ला सकते हो। तो दीज वर सम ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल एनवायरनमेंट की आपके फैक्टर्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ख़त्म होता है अपना चैप्टर नंबर 4 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। इसके नीचे बस बस कुछ सोर्सेज के बारे में लिखा है विच इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, इतना कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में अपना 4th चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ तक का प्लीज़ अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए एंड अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका 5th चैप्टर कमेंस करेंगे। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।